so we are going to start with electrochemistry. So नाम से पता चलता है कि इसमें कुछ तो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है और एक अपना केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, सो इजी है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, हाँ मतलब इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी होती है ये सॉल्यूशन में कब आती है। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी थियोरी समझो इसकी। तो मैंने ना एक क्या किया है, मेरे पास है एक बीकर, ओके। इसमें मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, एक ऐसा मिक्सचर है मुझे मेरे पास कि उसमें पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस है, जिसको मैंने बोला है कैटायंस, ठीक है। और उसके साथ में कुछ नेगेटिव चार्ज कैरिंग आयंस है, जिसको मैंने बोला है अनायंस, ठीक है। सो ये आयंस कैसे बनते हैं, टोटल आयोनिक जो कैरेक्टर है, हाँ, तो कैटायंस के प्रेजेंस में, ठीक है, और अनायंस के प्रेजेंस से जो बनता है वो होते हैं आपके आयंस। और इनमें से ये जो कैटायंस और अनायंस होते हैं ना, इनको इनका जो सॉल्यूशन है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्ट की टेंडेंसी क्या है, ये पोलर होता है, राइट। हाँ, सो यहाँ पे क्लोरीन सारे नेगेटिव चार्ज लेके चले जाते हैं और इसके पास बचता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग क्या है, तो एंटिटीज है, और ये प्रोटॉन्स कैरिंग एंटिटीज है, राइट। समझ में आया। सो बिकॉज ऑफ देयर इंटरएक्शन ये सॉल्यूशन पे इफेक्ट क्या होता है, ये चार्ज कैरी करने लगता है, राइट। सो यहाँ पे ये जो सोडियम है ये क्या काम करता है, ये थोड़ा सा एनोड जैसा काम करने लगता है, और ये जो क्लोरीन है ये कैथोड का काम करने लगता है, राइट। और इन दोनों में क्या हो जाता है, जो आपका करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट, ये फ्लो होने लगता है। एंड दैट्स व्हाई ये जो लिक्विड है, लिक्विड तो ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनता है कि जिसमें आप एक इलेक्ट्रोड्स, अब ये इलेक्ट्रोड्स भी कैसे बनते हैं, जैसे हमने आयंस का बोला था, इलेक्ट्रोड्स कैथोड प्लस, हाँ राइट, कैथोड प्लस एनोड, ठीक है। सो इनके कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोड बनते हैं और उनके बीच में करंट फ्लो इजीली होना चाहिए। सो करंट का जो फ्लो है ये अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपको एक मीडियम चाहिए, और वो जो मीडियम है वो कौन देता है, वो देता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, राइट। सो ये आपके केमिकल सेल्स होते हैं। सो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोकस क्या है कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये कैसे बनती है, बाय द इंटरएक्शन ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है आपकी, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कैसे इफेक्टिवली किया जाए, इसमें क्या क्या हम ऐसे मेजर्स डाल सकते हैं कि जिससे ये आराम से मस्त एकदम हो जाए, तो ये सारा स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हो गया, दिस इज सिंपली योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको ऐसे इफेक्टिव इंटरैक्शंस यहाँ पे डालने हैं कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, और ये जो एनर्जी है आगे, ये एनर्जी आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये एनर्जी आप सेल के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो, राइट, ओके। नहीं तो आप ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये स्टोर करने के लिए कुछ अलग अपैरेटस बना सकते हो, ओके। स्टोरेज के लिए कुछ भी बना सकते हो, वो आगे का पार्ट है, पर पहले ये कन्वर्जन आपको इम्पोर्टेंट है। और ये जो कन्वर्जन है ये करने के लिए आपको जो हेल्प करता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सो हमने जब हम सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पोलैरिटी, राइट? पोलैरिटी है इसलिए तो चार्ज सेपरेशन होता है ना, राइट? तो चार्ज सेपरेशन अगर होगा ही नहीं तो ये कंडक्ट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, राइट? तो इसमें पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं क्या? नहीं, चार्ज सेपरेशन उनमें पॉसिबल ही नहीं है ना। तो चार्ज सेपरेट ही नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करेंगे? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ना, राइट? जहाँ पे कम होती है, वैकेंसी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा इक्वल मतलब कोई नहीं है ना, अनइक्वल ऐसा डिवीजन ही नहीं है, तो वो कैसे कैरी करेंगे चार्ज? ओके, इसलिए पोलैरिटी होना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ में आया? सो दिस इज सिंपली बेसिक ऑफ योर व्हाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके जो प्रिंसिपल्स है इसका। तो आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इस पे काम करने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे यहाँ पे डेफिनेशन दी है तो उसमें इंटर कन्वर्जन दिया है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से केमिकल एनर्जी में हाँ ऑफ कोर्स कन्वर्ट हो सकती है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन से आपके या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हो तो उसको कन्वर्ट तो होना ही है ना। तब तो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, रिएक्शन कौन सी हो रही है उस पर डिपेंडेंट है। देखो अब क्या हो रहा है, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, ओके, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, राइट? और ये जो फ्लो होने वाला करंट है इसका जो मूवमेंट है ये आप लोग स्टोर कर रहे हो, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ये वाला पार्ट, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। पर अगर ऐसा कुछ हो गया क्या कि पहले से आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट है, ओके, और ये जो ऐसा आपके पास एक सॉल्यूशन भी है, ओके, एंड जब ये सॉल्यूशन आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हो, क्या बोला मैंने? आपके पास ये सॉल्यूशन है और इसको आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट करंट, बिकॉज ऑफ द करंट ये जो आयन से ये मूव करने लगते हैं, ठीक है, ये मूव होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इंड्यूस होती है। तो ये क्या हो गया? ये उल्टा हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। समझ में आया? सो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, तो ये जो फील्ड्स होते हैं ना ये आपके आयंस को इंड्यूस करते हैं, उनको चार्ज कर देते हैं फॉर व्हाट? टू गेटिंग मूव्ड, ठीक है? समझ में आया? सो फॉर दैट मूवमेंट ये ऐसा कुछ तो एक्सटर्नल हमें क्या लगता है? मेजर लगता है, और ये काम करते हैं कौन कौन? मैग्नेटिक इफेक्ट ये काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ये काम करता है, कभी कभी एनवायरमेंटल कंडीशंस भी ये काम करते हैं, ओके, प्रेशर भी ये काम करता है, राइट? समझ में आया? सो इन दिस वे दिस एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेड। सो आपका जो एनर्जी का लॉ है ये यहाँ पे प्रूव होता है ना कि एनर्जी तो हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे, राइट? ना तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है, राइट? थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ याद करो, वही तो है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, just it can be converted to one form to another form, right? तो ये लॉ यहाँ पे फिर से प्रूव होता है। सो यहाँ पे एनर्जी के दो फॉर्मेट्स हैं, एक है इलेक्ट्रिकल, एक है केमिकल, राइट? और इनमें इंटर कन्वर्जन चलता है, और इसका स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है दैट इज सिंपली योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे हम बार बार एक बात बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, ठीक है, क्या कि इलेक्ट्रिक जो करंट है ये फ्लो हो रहा है उसका, तो अब ये जो फ्लो है ये कैसे हो रहा है और उसका मेजर क्या है? तो उसके दो उन्होंने टाइप्स कर दिए हैं, इसके इलेक्ट्रिकल फ्लो या सिंपली कंडक्टेंस के, ठीक है। सो इसमें ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने के लिए आपके पास एक है दैट इज मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, क्या है? एक मेटालिक कंडक्टर, ओके, और जो दूसरा है ना दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक या इसको ही बोलते हैं आयोनिक कंडक्टर। इसमें से ये सेकंड वाला जो है ना ये आपको नहीं है, ठीक है, ये रिड्यूस सिलेबस में उन लोगों ने रिड्यूस कर दिया इसको,
ठीक है। पर इसकी मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताया अभी कि कैसे वो कंडक्ट करते हैं चार्ज, राइट। तो अभी मेटालिक कंडक्टर देखो, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक आपको बात समझनी है, एज पर एज मेटालिक कंडक्टर इज कंसर्न, यहाँ पे ना मीडियम कुछ नहीं होता, ओके। मेटल आयंस होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करते हैं, ठीक है। सो मेटल आयंस जो होते हैं यहाँ पे, मेटल आयंस ये क्या करते हैं, यहाँ पे होता है डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। मेटल आयंस उतने कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स में, पहले उनका चार्ज सेपरेट करो, उनको एक दूसरे से दूर रखो, फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दो, फिर ये मूव करेंगे। ऐसा इतना शॉर्टकट लॉन्ग कट नहीं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे चलता है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका फॉर एग्जांपल मेटल का एटम है और उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट, तो वो एक बैंड तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बैंड तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? कंडक्शन बैंड, ठीक है। ऐसा ये बैंड खुद तैयार करते हैं अपने आप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये इतना बैंड है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसमें इस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, दे आर फ्री टू मूव, ओके। उन पे कोई ऐसा बैरियर नहीं होता। और मेटल का जो फोर्स होता है टू होल्ड दी इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वीक होता है इसका, इस पर्टिकुलर बैंड में, ओके। और फिर ये क्या करते हैं, अपने आप मूव हो सकते हैं, उनको एक्सटर्नल कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया मेटालिक कंडक्टर में क्या बात होती है, ओके। एंड दैट्स व्हाई जब थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ जाए, ओके, यहाँ पे सिर्फ ये जो मेटल एटम है, इसको सिर्फ एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मिलती है, तब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम चार्ज हो जाते हैं, ओके। उनको मेटल से सेपरेट होने की भी जरूरत नहीं है, वो एकदम चार्ज हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मतलब ही क्या होता है? करंट फ्लो, ठीक है। सो इन दिस वे यहाँ पे आराम से करंट जो है ये फ्लो होने लगता है, ओके। अब हमें समझने की बात यह है कि यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड तैयार कैसे होता है, मेटल में क्यों तैयार होता है और बाकी के एरिया में क्यों नहीं होता, राइट। सीधी सी बात है कि मेटल एटम का जो न्यूक्लियस है, ओके, उसको क्या होल्ड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे आपको। मेटल को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो है ये होल्ड करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये एनर्जी की बात आती है, तो एक सर्टेन एरिया होता है, वहां पे ये एनर्जी थोड़ी सी कम पड़ती है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, ये एकदम जरा से, वो बोलते हैं ना कि उस पर कोई बस ही नहीं होता, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं होता मेटल न्यूक्लियस का। दैट्स व्हाई ये जो एरिया होता है ये एकदम हाईली रिएक्टिव एरिया होता है। सो हम बोलते हैं ना मेटल आयंस आर एक्टिव रिएजेंट्स, इसे बोलते हैं ना मैग्नीशियम मेटल है, सोडियम मेटल है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि वो मेटल का अगर हम वहां पे डालें, मेटल का हम क्या करेंगे, वहां पे अगर हम रिएक्शन में उनको डालते हैं तो रिएक्शन एकदम फास्ट हो जाती है और एकदम ऐसी रिएक्टिव रिएक्शन होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्शन बैंड। तो इसी बैंड का जो यूज है वो हमने करंट फ्लो के लिए किया, सिर्फ उसको क्या करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखो। समझ में आया? और गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, प्लैटिनम है, इनको हम नोबेल मेटल क्यों बोलते हैं, इनको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका ये कंडक्शन बैंड होता नहीं है, राइट। गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसका थ्रू आउट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इक्वल कंट्रोल होता है, उसकी रिएक्शन ही होती है। सो रिएक्शन के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, दैट्स व्हाई वो कैसे होते हैं, वो एकदम नॉन रिएक्टिव होते हैं, ओके। सो लैब में गोल्ड आप यूज करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। गोल्ड पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल रिएक्टिव है, समझ में आया। सो दिस पर आप मैग्नीशियम यूज करो, सोडियम यूज करो, ठीक है, ये जो है ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये जो दूसरा टाइप है ये आपको नहीं, ये रिमूव किया गया है, राइट।
सो ये आपके सिलेबस में प्रेजेंट ही नहीं है, पर उसकी थोड़ी सी थ्योरी मैंने आप लोगों को पहले से बता दी, ठीक है। सो थोड़ा सा ओवरव्यू करो इसका, क्वेश्चन है कोई तो पूछो। सो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, ओके, सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्टिव एबिलिटी होती है, ये कैसी तैयार होती है। सो व्हाट इज द लॉजिक और व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। तो चलो क्या होता है कि यहाँ पे एक लॉ लगता है जो आपको फिजिक्स में हो गया है, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, राइट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब क्या, करंट फ्लो में जो बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, राइट। सो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये किसको इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं V डिवाइडेड बाय I मतलब क्या, करंट, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी है, तो पर इलेक्ट्रिक करंट, इसका ही मतलब क्या इस इक्वेशन का, कि पर इलेक्ट्रिक करंट जितना 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 पोटेंशियल डिफरेंस आप एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये लॉ आपको बताता है कि एग्जैक्टली कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ आर बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो वही हो गया ना पोलैरिटी। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको क्या इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं आप इससे विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दिस इज नथिंग बट द पोलैरिटी, ओके, चार्ज डिफरेंस। तो पर इलेक्ट्रिक करंट आप जितना ये डिफरेंस एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंपल है। सो यहाँ पे आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट, ठीक है। फिर करंट का क्या है, एम्पियर, राइट। और इसलिए आप इसका आराम से यूनिट बना सकते हो, क्या बन सकता है इसका यूनिट, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। उसको ही हम क्या बोलते हैं, मतलब वोल्ट पर एम्पियर, इसको ही हम बोलते हैं ओम, ओके। ये सिंबल जो है वो हम इसके लिए यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन गया फिर, सिंपली ओम, ठीक है। सो वोल्ट पर एम्पियर ऐसा कोई नहीं बोलता, डायरेक्टली ओम बोल देता, ठीक है। सो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को ना हमने एक सिंबल दिया है, दैट इज हम इसको बोल रहे हैं G, ठीक है। सो ये जो G होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है, तो ये कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस घटेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जब बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस घटना चाहिए, तो इसको कर दो ना 1/R, राइट, ये सही हो गया। सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये बेसिक्स आपके हो गए, ये वैसे फिर से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो G होता है ना कंडक्टेंस, इसका एक एकदम कैरेक्टरिस्टिक यूनिट होता है जो एक कंपनी का भी नाम है, दैट इज सीमेंस, ठीक है। ये जो G होता है कंडक्टेंस, उसको बोलते हैं सीमेंस। ये एक साइंटिस्ट है, उसके ऑनर में ये नाम दिया है, ये यूनिट है, ठीक है। तो ये जो सीमेंस है उसको हम बोलते हैं S, ठीक है, कैपिटल S। सो ये क्या होता है फिर, ऑफ ओम, हाँ राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, तो 1/ओम, सो इसको बोलते हैं पर ओम, राइट। तो ये रेसिप्रोकल है, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंटर कन्वर्जन है, देखो एक कूलम का भी उन लोगों ने दिया है, कूलम पता है आपको यूनिट, ठीक है। सो कूलम क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट है। तो एम्पियर जो है, तो एम्पियर के जगह पे आप कूलम यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो कूलम है ये क्या होता है एक्चुअली, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। सो ये एम्पियर पर यूनिट सेकंड होता है, ठीक है, एम्पियर सेकंड। एम्पियर एंड सेकंड को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कूलम मिलता है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली उसमें डाल सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, ठीक है। सो अब यहाँ पे और एक हम डिनोट कर सकते हैं, देखो मेरे पास है रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ओके। और वी कैन सिंपली से रेजिस्टेंस इज, ये क्या होता है यहाँ पे एक रो नाम का एक यूनिट होता है, 1/A। अब ये A क्या है, ठीक है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर दैट कंडक्टिंग यूनिट, ठीक है। एंड यहाँ पे हाँ, और ये 1 नहीं है, दिस इज M, ठीक है,
वैसे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए को, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल को भी, इसलिए हमने वो कंबाइन किया। एल फॉर लेंथ, कंडक्टिंग यूनिट जो है उसकी लेंथ और उसका सेक्शनल एरिया जो होता है, राइट, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेसिकली। क्यों? ये प्रोपोर्शनल साइन हमें रिमूव करनी है, इसलिए इसको डालना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या करता है, ये कांस्टेंट जो है इसका काम क्या है, ये आपको क्या बताता है, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ योर कंडक्टर। कंडक्टर जो है आपका, उसकी रेजिस्टिंग पावर कितनी है, ये आपको ये कांस्टेंट बताएगा। ठीक है, सो दिस इज सिंपली द रेजिस्टिविटी पावर ऑफ योर कंडक्टर। ठीक है, ये आपको बताएगा कि कितनी पावर है। ठीक है, सो पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ये मिलता है। सो ये के जैसा हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो के क्या बताता है, दैट इज रेट कांस्टेंट, वो रेट के बारे में बात करता है। तो ये किसके बारे में बात करेगा, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेगा कि आपका जो कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, सिंपल मेटल रॉड भी हो सकता है, राइट, तो उसमें रेजिस्टेंस पावर कितनी है, ये आपको ये कांस्टेंट बताएगा। ओके, एंड दैट विल बी द प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनल किससे होगा, लेंथ से, पर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया से, क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पावर एक कंडक्टर में होती है, ये मैथमेटिकली बताने के लिए ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम बार बार एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में, कंडक्टिविटी, राइट, कंडक्टेंस। तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है भाई एग्जैक्टली, हमें पता है क्या होती है, पर ये मैथमेटिकली हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक वैल्यू निकाली है। ठीक है, दैट इज G इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, एंड हेंस ये जो R है दैट इज क्या बोला हमने, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। सो इन दिस वे बराबर है ना, हाँ, ओके। सो इन दिस वे सिंपली हम ये जो G है, वो उल्टा हो जाएगा, हाँ, ठीक है। सो G को हमने क्या बोला, 1/r बोला ना, तो G और R का या J और L और A का हम रिलेशन लगा सकते हैं कि नहीं, तो लगा लो ना। सो G will be proportional to area, हाँ, और inversely proportional to length, एग्जैक्ट, ठीक है। और इसको ही प्रोपोर्शनलिटी की मतलब साइन है वो रिमूव करने के लिए कांस्टेंट डालो, के नाम है इसका, ओके, A/L। सो के क्या हो गया यहाँ पे, proportionality constant, हाँ, ठीक है। सो ये सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और G ये डायरेक्टली कांस्टेंट बन जाता है, ओके, इफ L एंड A ये यूनिटी हो गए तो, ठीक है। ये अगर 1 हो गया तो ये डायरेक्टली इक्वल हो जाता है। G क्या है, कंडक्टर का मतलब सिंबल है ना वो, हाँ, ओके। ये जो G क्या होता है, राइट, ठीक है। ये क्या होता है, कंडक्टेंस कितना है ये बताने के लिए हम यहाँ पे G यूज करते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लिख लो यहाँ पे अगर याद नहीं तो। सो वेयर G इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसके बारे में इतनी बात चल रही है हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे पता चला ना हमें कि कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, ओके, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी पता होना चाहिए। तो ठीक इसके है, लिए के की वैल्यू फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, फॉर्मूला दिया है, हाँ, ठीक है। सो के की वैल्यू फिक्स करने के लिए आगे फॉर्मूला आने होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो, यूनिट क्यू आपको चाहिए, ये मटेरियल रिलेटेड क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो है ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। सो कैसे, मेरा जो स्टील है उसकी कंडक्टिव पावर अलग है, मेरा जो आयरन है फॉर एग्जांपल उसकी कंडक्टिव पावर अलग,
ये मैंने वुड जैसा कुछ तो लिया, इसमें तो कंडक्टिव और एकदम कम पर है ना, उसकी कुछ तो होगी, तो वो अलग है। तो ये सिंपली मटेरियल रिलेटेड क्वांटिटी है, ठीक है। सो मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो आप, उस पर ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको लेना है, तो हम इसको ना क्या इमेजिन करते हैं कि ये कौन सा तो मेटल है, उसका कोई तो शेप होगा, तो इसलिए अदर वर्ड्स में ये रीड करती हूँ आपके लिए। क्या बोला है देखो उन्होंने, द कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल, राइट। एरिया लेना है ना, इसलिए यूनिट क्यूब ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कंडक्टिविटी आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हो, ओके, सो जी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको स्टडी करना है, ओके। ये हमने यहाँ तक ये जो है ये हमने किसका लिया, वो मेटल कंडक्टर का, मेटालिक कंडक्टर का। पर अगर अब हमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, जो आयंस की है ना वो वाली, ठीक है। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ओके। सो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ही उस पर डिपेंडेंट होगा ना, क्योंकि कितना भरा है सॉल्यूशन आप लोगों ने, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला सॉलिड में है, ठीक है। हाँ, तो इसमें राइट, सो पर यूनिट वॉल्यूम तो कैसा होगा वो, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से हम उसकी क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान में रखना है, दिस इज मटेरियल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स ये क्या हो जाता है, सॉलिड्स में हमें इसका करना है, तो उसका वो सॉलिड वाला, सॉलिड का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे लगाने, और इसमें आपको क्या करना है, लिक्विड का करना है, ठीक है। क्यूबिक आपको वॉल्यूम वहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, GL अपॉन A, ठीक है। इसका ही मतलब 1/R, इसका ही मतलब L/A, राइट, समझ में आया। सो आराम से आप एक उसको बना सकते हो, K इज इक्वल टू R into L upon A, नहीं R into A upon L जो होता है वो रो होता है, इसलिए 1 upon रो दिया है ना, राइट। सो यहाँ पे एक समझ में आया ना हमें कि K की वैल्यू अगर बढ़ा दी तो ये जो रो है इसकी वैल्यू कम होने वाली है, और रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी पावर, ओके, और K क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका ही मतलब क्या हो गया कि कंडक्टेंस अगर मेरा ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम ही होगा ना, वही तो बताया है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आपको यही तो बताती है, और ये हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो यूनिट्स दिए हैं, अब विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हमने सिर्फ मटेरियल रिलेटेड क्वांटिटी ली, पर ये जो कंडक्टिविटी है ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो वो बताने के लिए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी नाम का टॉपिक आता है, जिसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे काम करती है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने छोटा सा पार्ट लिया है, क्या क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स लिया एंड कंडक्टिविटी के बारे में बात की, और कंडक्टिविटी अगर अच्छे से समझी है तो मोलर कंडक्टिविटी भी आराम से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो वी कैन स्टॉप।